हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान चैनल। आप सभी लोगों का ऑनलाइन ऑफलाइन ज्ञान चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए कुछ ज़रूरी सूचना है, उसके बारे में जान लेते हैं, फिर हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि इस समय लॉकडाउन का समय चल रहा है, अभी तक आप लोगों ने काफ़ी अच्छी तैयारी की होगी, काफ़ी अच्छे से पढ़ाई की है, लगभग आप लोगों ने पढ़ाई कंप्लीट कर ली है। हमें अपने पढ़ाई का पता कब चलता है कि हमने कितनी तैयारी की है? जब हम उसके लिए कोई टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं या किसी प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। लगभग एसएससी ने अपने जो एग्जाम्स हैं 20 अगस्त से शेड्यूल कर दिए हैं। इसी प्रकार सभी डिपार्टमेंट धीरे धीरे अपने एग्जाम को शेड्यूल कर रहे हैं। तो आने वाले अगस्त लास्ट वीक से या सितंबर में या सितंबर के लास्ट से आपके इधर टेक्निकल एग्जाम जैसे इसरो, एनपीसीआईएल, एनएफसी, इन सब के परीक्षाओं के होने की पूर्ण उम्मीद है। तो इन्हीं सबको देखते हुए हम आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं एक टेस्ट सीरीज, जिसमें कि इसरो, एनपीसीआईएल, एनएफसी के सिलेबस को कवर करते हुए उसमें 20 टेस्ट सीरीज होंगे। प्रत्येक टेस्ट में 50 क्वेश्चंस होंगे। ये 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल से रिलेटेड होंगे, जैसा कि एनपीसीआईएल और एनएफसी में नॉन टेक्निकल भी पूछा जाता है। 50 क्वेश्चन उसमें टेक्निकल होते हैं, 50 नॉन टेक्निकल होते हैं। जो नॉन टेक्निकल होते हैं वो आपके क्वालिफाइंग होते हैं। अगर आप उसे क्वालिफाई करते हैं तभी आपका टेक्निकल वाला पेपर चेक होता है। जो टेक्निकल वाला पेपर होता है वो आपका मेरिट डिसाइडिंग होता है। आप जितना उसमें स्कोर करते हैं वही आपके फाइनल सिलेक्शन में मदद करता है। तो हम अभी जो टेस्ट सीरीज ला रहे हैं, 1 जुलाई से टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। इसमें 50 क्वेश्चन टेक्निकल के होंगे प्रत्येक टेस्ट में, और टेस्ट सीरीज में 20 टेस्ट इन्वॉल्व होंगे। अगर आप लोगों की मांग होती है तो हम नॉन टेक्निकल के लिए भी कुछ फ्यूचर में करेंगे। बहरहाल जो अभी टेस्ट सीरीज आएगी 1 जुलाई से, उसमें केवल टेक्निकल क्वेश्चंस ही होंगे। तो अगर आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप जाकर उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज में सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस रखे गए हैं, तो आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं जाके। तो कल की क्लास में हमने पढ़ा था सेफ्टी साइन के बारे में, उसके बाद हमने पढ़ा था फायर्स क्या होते हैं, कितने क्लास की फायर होती है, उसके लिए कौन कौन से एक्सटिंग्विशर यूज किए जाते हैं। तो उसी क्लास को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट एड से। फर्स्ट एड, इसकी हिंदी होती है प्राथमिक चिकित्सा। किसी भी कार्यशाला में या फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के काम होते हैं। काम के दौरान कई प्रकार की दुर्घटनाएं भी होती हैं। जैसा कि हमने सबसे फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि कोई भी दुर्घटना है वो अनडिजायरेबल होती है, अनप्लान्ड होती है, अनकंट्रोल्ड होती है। दुर्घटनाएं अचानक होती हैं, उसके आने का कोई पता नहीं होता, उसके होने का कोई समय निश्चित नहीं होता। तो दुर्घटना होते ही डॉक्टर के पहुंचने की कोई भी उम्मीद नहीं होती है। मरीज को डॉक्टर के पास ले जाने से पहले या मरीज के पास डॉक्टर के पहुंचने से पहले जो भी हम मरीज को सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, जो भी उसका उपचार करते हैं, उसी को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं। कह सकते हैं साधारण शब्दों में कि घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाने से पूर्व या डॉक्टर के पहुंचने से पूर्व जो भी हम उसका उपचार करते हैं उसी को प्राथमिक चिकित्सा या फर्स्ट एड कहते हैं। अब फर्स्ट एड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो फर्स्ट एड का जो प्रमुख उद्देश्य है, सबसे पहला आता है प्रिजर्व लाइफ, मतलब जीवन की रक्षा करना। मान लीजिए कोई दुर्घटना हुई और कोई पदार्थ जाके घायल व्यक्ति के लारिक्स या फॉरिक्स में जाके फंस गया और उसकी सांस रुक गई है, तो कुछ ही क्षणों में उसकी मृत्यु हो सकती है अगर उस फंसे हुए पदार्थ को सही समय पे नहीं निकाला जाए। तो फर्स्ट एड के द्वारा हम क्या करते हैं, उस पदार्थ को निकाल देते हैं जिससे उसकी सांस चालू हो जाती है और उस व्यक्ति के जीवन की रक्षा हो जाती है। तो फर्स्ट एड का जो पहला प्रमुख उद्देश्य है जीवन की रक्षा करना। कोई भी घायल व्यक्ति है या बीमार व्यक्ति है तो उसके जीवन की रक्षा करना सबसे पहला उद्देश्य होता है फर्स्ट एड का। दूसरे उद्देश्य के बारे में बात करें तो प्रिवेंट फर्दर हार्म। इसका मतलब है आगे होने वाली
जो और नुकसान है उससे कैसे बचाया जाए, उसको कम से कम किया जाए। मान लीजिए दुर्घटना से कहीं हमें चोट लग गई है, वहां से खून बह रहा है, कोई अंग कट गया है, वहां से खून बह रहा है, अगर उसे सही समय पे नहीं रोका गया तो अधिक रक्तस्राव होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। या फिर कहीं चोट लग गया, घाव हो गया है, उससे खून बह रहा है, अगर उस घाव का सही समय पे इलाज नहीं किया गया तो भी उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। तो इस फर्स्ट एड के द्वारा हम घाव से बहते हुए रक्त को रोककर या फिर घाव पे मरहम पट्टी करके हम उस व्यक्ति से आगे होने वाले फर्दर हार्म से उसको हम बचा सकते हैं। तो ये है फर्स्ट एड का दूसरा मुख्य उद्देश्य कि व्यक्ति को आगे आने वाले हानियों से बचा सकते हैं। तीसरा है प्रमोट रिकवरी। यदि हम व्यक्ति के ब्लीडिंग को बंद कर देते हैं, घाव को पोंछ कर उस पर हम मलहम पट्टी कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगता है। यही है प्रमोट रिकवरी, कि उसके जो स्वास्थ्य की हालात है उसको कैसे सुधारा जाए। तो ये आपके प्रमुख 3 उद्देश्य हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं कि फर्स्ट एड का मेन उद्देश्य क्या है, प्रिजर्व लाइफ या फिर प्रिवेंट फर्दर हार्म या प्रमोट रिकवरी। चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दिस हो सकता है या नन ऑफ दिस हो सकता है। तो अगर ऑल ऑफ दिस दिया गया है तो आपको इसको चूज करना, से नन ऑफ दिस नहीं होगा, उसके स्थान पर कोई चौथा विकल्प हो जाता है। पूछ लिया गया व्हिच इज नॉट द एम ऑफ फर्स्ट एड, तो हम उस चौथे ऑप्शन की तरफ जाएंगे। ये तीनों हमारे प्रमुख उद्देश्य होते हैं किसी भी फर्स्ट एड के। तो फर्स्ट एड में एक महत्वपूर्ण टर्म है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, वो है एबीसी। इस एबीसी में से किसी एक का फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ लिया जाता है। ए का मतलब होता है एयरवे, वायु मार्ग। बी का मतलब है ब्रीथिंग, श्वसन। सी का मतलब है सर्कुलेशन, परिसंचरण। एयरवे क्या है, कोई भी घायल व्यक्ति है तो जब वो हमें मिलता है, हमें उसे प्राथमिक चिकित्सा देनी होती है, तो सबसे पहले उसके मुंह में जो भी कोई कण फंसा होता है, श्वास नली में जो भी कोई चीज फंसी होती है, सबसे पहले हमें उसे बाहर निकालना होता है, उसके श्वास नली को साफ करना होता है। तो इसका है स्टैंड फॉर, ये स्टैंड फॉर एयरवे और वायु मार्ग। इसका मतलब है हमें उसके वायु मार्ग को साफ करना है जो भी उसमें कण फंसे हुए हैं। इसके बाद दूसरा है ब्रीथिंग या श्वसन। काफी बार एग्जाम में पूछा गया है कि बेहोश मिले व्यक्ति के साथ आप कैसा व्यवहार करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि उसकी सांस चल रही है या नहीं चल रही है। मान लीजिए अगर उसकी सांस नहीं चल रही है तो हमें उसे कृत्रिम श्वसन, आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन देने की आवश्यकता होती है। आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन, कृत्रिम श्वसन। अगर व्यक्ति की सांस नहीं चल रही है तो उसे हम कृत्रिम श्वसन देने का प्रबंध करते हैं। कृत्रिम श्वास देने की 3 प्रमुख विधियां हैं। इसमें सबसे पहला है सेफर प्रोसेस। सेफर प्रोसेस में क्या करते हैं हम व्यक्ति को, सेफर प्रोसेस है इसमें हम व्यक्ति को पेट के बल लिटाते हैं, औंधे मुंह लिटाते हैं व्यक्ति को। तो दूसरा है आपका सिल्वेस्टर प्रोसेस, इसमें हम व्यक्ति को पीठ के बल लिटाते हैं, सीधा मुंह करके लिटाते हैं। और जो तीसरा प्रोसेस है लाबोर्ड्स प्रोसेस, बहुत ही फेमस प्रोसेस है, इसका दूसरा नाम है माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन, मुंह से मुंह को श्वसन देना लाबोर्ड प्रोसेस के अंतर्गत आता है माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की जो सबसे सरलतम विधि है कौन सी है, तो आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की सबसे सरलतम विधि लाबोर्ड प्रोसेस या माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन होती है। जैसा कि आपने फिल्मों में देखा होगा, अक्सर जब कोई हीरोइन कहीं पानी में जाकर डूब जाती है, तालाब में छलांग लगा देती है और हीरो हमारे उसे बचाकर बाहर लाते हैं, तो वो सीन बहुत जबरदस्त सीन होता है जहां पर माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन की प्रोसेस चलती है, उसी को हम लाबोर्ड प्रोसेस कहते हैं। तो ये है आपके आर्टिफिशियल रिस्पायरेशन की 3 विधियां। इससे मेनली यही पूछा जाता है कि सेफर प्रोसेस में हम बीमार व्यक्ति को, घायल व्यक्ति को कैसे लिटाते हैं, तो पेट के बल लिटाते हैं। दूसरा पूछा जाता है सिल्वेस्टर प्रोसेस में हम घायल व्यक्ति को कैसे लिटाते हैं, तो सिल्वेस्टर में हम पीठ के बल लिटाते हैं। और लाबोर्ड प्रोसेस आप
फिल्म का एग्जांपल लेके समझ सकते हैं, माउथ टू माउथ रिस्पायरेशन। इसके बाद एयर भी हो गया, ब्रीथिंग हो गया। नेक्स्ट आता है सर्कुलेशन, परिसंचरण। अगर व्यक्ति में रक्त का परिसंचरण रुक जाए तो व्यक्ति की बहुत जल्दी मृत्यु हो सकती है। तो जो रक्त का परिसंचरण है बहुत अहम भूमिका अदा करता है। मान लीजिए कोई घायल व्यक्ति है, उसके रक्त का परिसंचरण रुक गया है, इसको हम पता कैसे लगाते हैं, नाड़ी वगैरह को देखकर पता लगाते हैं। अगर उसका परिसंचरण रुक गया है तो उसे चालू करने की एक बहुत ही फेमस विधि है जिसको हम सीपीआर के नाम से जानते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार आपके परीक्षाओं में पूछा गया है कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो सी से होता है कार्डियो, पी से होता है पल्मोनरी और आर से होता है रिसासिटेशन। क्या होता है? सीपीआर, कार्डियो, पल्मोनरी, रिसासिटेशन। ये आपके कई बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि सीपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आप इसे नोट डाउन कर लेंगे, कार्डियो पल्मोनरी रिसासिटेशन। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अनकॉन्सियसनेस। अनकॉन्सियसनेस का मतलब होता है जब कोई घायल व्यक्ति आपकी आवाज को ना सुन रहा हो, आपकी बातों पर ध्यान ना दे रहा हो, लेकिन जो उसका ब्लड सर्कुलेशन है वो चल रहा हो, परिसंचरण लगातार चल रहा हो। तो ये जो अवस्था होती है बहुत खतरनाक होती है। इसमें व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना बहुत अधिक होती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि व्यक्ति आपकी बातों को रिस्पॉन्ड ना कर रहा हो, अनकॉन्शियस की अवस्था हो, तो इस अवस्था को हम किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम जानते हैं कोमा के नाम से। आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो द कंडीशन ऑफ अनकॉन्शियसनेस, जब व्यक्ति आपको प्रतिक्रिया ना दे रहा हो तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को हृदयाघात या फिर हिंदी में कोमा कहते हैं। यह बहुत खतरनाक अवस्था होती है, इसमें व्यक्ति के मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट आता है हमारा गोल्डन आवर्स। गोल्डन आवर्स कि हमारे यहाँ जितने भी हॉस्पिटल्स हैं भारत में, उसमें बहुत ही आधुनिक फैसिलिटी होते हुए भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो भी घायल व्यक्ति होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। कारण सिर्फ एक है कि उन्हें सही समय पर इलाज नहीं मिल पाता है। जो चोट लगने के बाद या दुर्घटना होने के बाद का जो प्रारंभिक 30 मिनट होता है उसी को गोल्डन आवर कहते हैं। कई बार एग्जाम में पूछा गया कि गोल्डन आवर क्या है? तो फर्स्ट 30 मिनट कब? आफ्टर एक्सीडेंट। जो दुर्घटना के बाद का प्रारंभिक 30 मिनट है, इसी को हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। इसमें घायल व्यक्ति के मृत्यु की संभावना बहुत अधिक होती है, तो इसको हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है कि जो दुर्घटना के बाद का पहला 30 मिनट है उसी को हम फर्स्ट 30 मिनट, इसी को हम गोल्डन आवर के नाम से जानते हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम फाइयस कॉन्सेप्ट की तरफ। फाइयस कॉन्सेप्ट हमारा एक जापानी शब्द है, एक जापान का शब्द है। इसका मतलब होता है किसी भी कार्यस्थल पर, किसी भी ऑफिस में, कहीं भी जहां आप काम कर रहे होते हैं वहां पर अपव्यय को कम करते हुए उसकी उत्पादकता को बढ़ाना। वहां जो वेस्टेज है, वेस्टेज को कम से कम किया जाए और जो उसके प्रोडक्शन की रेट है उसको इंक्रीज किया जाए। मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा? कि जो आपका वेस्टेज है, वेस्टेज को आप मिनिमाइज करें और जो प्रोडक्शन की रेट है, प्रोडक्शन रेट है, जो उत्पादन की दर है, यह आपकी बढ़नी चाहिए। यह मेन उद्देश्य होता है फाइयस कंसेप्ट का। तो फाइयस कंसेप्ट आपका 5 ऐसे शब्दों से स्टार्ट होने वाला एक कंसेप्ट है। देखते हैं इनका अलग अलग क्या मतलब है। जो पहला शब्द है ये शेरी है, इसको हम आसान भाषा में समझते हैं शॉर्ट। शेरी का मतलब होता है शॉर्ट। शॉर्ट
छटनी, इसे हम हिंदी में कहते हैं छटनी। इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास बहुत सारे सामान होते हैं, पड़े होते हैं, हमें क्या करना है, जो हमारे लिए यूजफुल सामान है उसको अलग करना है, जो अनयूजफुल सामान है, यूजलेस है या वेस्टेज है, उसको हमें अलग करना है। जो हमारे उपयोग का सामान है उसे अलग करना है, और जो अनुपयोगी सामान है उसे हमें अलग करना है। तो यही जो प्रक्रिया है ये आपकी किसके अंतर्गत आती है, थियरी या सॉर्ट के अंतर्गत आती है। दूसरा जो यस है सेशन, इसका मतलब है सेट। आपने जो आपके उपयोगी सामान थे उसको अलग कर लिए, अनुपयोगी सामान को अलग कर लिए। अब उपयोगी सामान में भी बहुत सारे सामान होते हैं। मान लीजिए आप वर्कशॉप में हैं तो हैंड टूल है, कटिंग टूल है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, तो इन सबको हमें क्या है, अलग अलग कैटेगरी में रखना है। हैंड टूल को हैंड टूल के साथ, मेजरिंग टूल को मेजरिंग टूल के साथ। मेजरिंग टूल में भी आपके कुछ प्रिसीजन होते हैं, कुछ नॉन प्रिसीजन होते हैं, फिर उसमें लीनियर होते हैं, एंगुलर होते हैं, तो हमें उनके कैटेगरी वाइज सबको अलग अलग रखना है, जिससे कि हमें जल्द से जल्द हमें कोई आवश्यकता लगे तो उसकी हमें प्राप्ति हो सके, ज्यादा हमें ढूंढना ना पड़े। तो इसको हम क्या कहते हैं, सेट करना, सेट इन ऑर्डर। सेशन का मतलब होता है उसमें क्रमवार व्यवस्थित करना, क्रमवार व्यवस्थित, क्रमवार व्यवस्थित करना, ये हमारा उद्देश्य होता है सेशन का, जिससे कि जल्द से जल्द हमें वस्तुओं की प्राप्ति हो सके, ज्यादा उसे हमें ढूंढना ना पड़े। अपने मेडिकल्स पे देखे होंगे आप, बहुत लंबी चौड़ी दवाओं की लिस्ट लेकर जाते हैं, तो क्या करते हैं, ऊपर दवाओं का नाम पढ़ते हैं, उसी स्थान पे जाते हैं, उसी दवा को ढूंढकर लाते हैं, क्योंकि वहां वो सेट इन ऑर्डर का कंसेप्ट फॉलो करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा शीशो, इसका शाब्दिक अर्थ होता है साइन, इसका अर्थ होता है स्वच्छता। जहां भी हम काम कर रहे होते हैं, वो जो हमारा एरिया है, सराउंडिंग्स है, सॉफ्ट फ्लोर्स है, मशीनें हैं, उसको हमें स्वच्छ रखना है, क्लीन रखना है। अगर मशीन में कोई टूट फूट है, मरम्मत करवानी है हमें उसकी, उसको हमेशा रनिंग कंडीशन में रखना है। तो ये आता है किसके अंतर्गत, हमारा शीशो शाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं स्वच्छता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट वर्ड है आपका सिकेट्सु, जिसका हिंदी शाब्दिक अर्थ है स्टैंडर्डाइज, मानकीकरण। इसका मतलब क्या है कि जितने भी आपकी चीजें हैं, इसका जो प्रमुख लक्ष्य है, जो सभी कार्य क्षेत्रों को हमें एक समान बनाना होता है। जितने भी कार्य क्षेत्र है उसको समान किया जाए, जिससे कि वहां पर जो स्टैंडर्ड का कॉन्सेप्ट है वो आपका फॉलो हो सके। अगर आप सेट, सॉर्ट, सेट और साइन के कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो स्टैंडर्डाइज वाला कंसेप्ट अपने आप फॉलो हो जाता है। इसके बाद आता है सिकेट्सु, जिसका शाब्दिक अर्थ है सस्टेन। हिंदी में इसे हम स्व अनुशासन भी कहते हैं, स्व अनुशासन। यदि आप ऊपर के दिए गए सभी कंसेप्ट को फॉलो करते हैं तो ये कंसेप्ट भी अपने आप उसमें फॉलो हो जाता है। स्व अनुशासन हमें अपनी आदत में ढालना होता है, इसे हम अपनी आदत में लाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। तो इस 5S कंसेप्ट को हम फॉलो करके अपने वर्कशॉप में, वर्क प्लेस में वेस्टेज को कम कर सकते हैं, प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज कर सकते हैं। जो एग्जाम में इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पर पहला क्वेश्चन होता है कि 5S कंसेप्ट का प्रमुख उद्देश्य क्या है, तो वेस्टेज को कम करते हुए प्रोडक्शन रेट को इंक्रीज करना होता है। दूसरा क्वेश्चन आता है इसमें, जैसे मान लिया पूछ लिया सेरी का मतलब क्या है, शॉर्ट, सेशन, सेट, शीशो, शाइन, सिकेट्सु, स्टैंडर्डाइज, सेट्सुके, सस्टेन। इन पांचों में से किसी का भी आपको मतलब पूछा जा सकता है कि इस शब्द का मतलब क्या होता है, या फिर कभी कभी जब पेपर का लेवल थोड़ा टफ होता है तो वहां आपको इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज करना होता है, कि पहले सेरी आएगा, फिर सेशन, फिर शीशो, फिर सेकेट्सुके, फिर सेट्सुके। तो इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो हमारा वेस्टेज मटेरियल। कार्यशाला में कार्य करते वक्त विभिन्न प्रकार के धातुओं के चिप्स होते हैं, उसके बाद जो कूलेंट्स, लुब्रिकेंट बेकार हो जाते हैं वो होते हैं, और कई प्रकार के हमें इलेक्ट्रॉनिक वेस्टेज भी होते हैं। तो इन सबको हम क्या कहते हैं, वेस्टेज मटेरियल्स कहते हैं। अब इनको स्टोर करने के लिए वर्कशॉप में या किसी भी कार्यस्थल पर कई प्रकार के आपके डिब्बे रखे होते हैं,
कई प्रकार के हमारे बिन्स रखे होते हैं। तो उसको हम कैसे पहचानते हैं? तो उसको हम कलर कोड के द्वारा पहचानते हैं। जो आजकल का मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पेपर होता है उसमें कलर कोड से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं कि किस वेस्टेज के लिए कौन सा कलर कोड प्रयोग किया जाएगा। तो एक तरफ ले लेते हैं वेस्टेज, दूसरे तरफ ले लेते हैं कलर कोड। कलर कोड फॉर बिन्स। सबसे पहला इसमें आता है पेपर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कागज। अगर पेपर या कागज का हमारा कोई वेस्टेज है तो उसके लिए जो कलर कोड होता है ब्लू। हम उसे ब्लू प्रकार का जो डस्टबिन होगा उसमें थ्रो करेंगे। पेपर को किसमें करेंगे? ब्लू वाले डस्टबिन में थ्रो करेंगे। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता है प्लास्टिक। अगर प्लास्टिक का हमारा कोई वेस्टेज है तो इसके लिए जो हम बिन यूज करते हैं वो होता है येलो। हिंदी में कहते हैं पीले रंग का जो कलर कोड होगा उसमें हम प्लास्टिक वाले वेस्टेज को थ्रो करेंगे। इसके बाद जो थर्ड नंबर पे आता है वो है मेटल का वेस्टेज। अगर कोई धातु का हमारा वेस्टेज मटेरियल है तो उसको हम किस कलर कोड में थ्रो करते हैं? तो उसको थ्रो करते हैं रेड बिन में। जिस बिन का कलर कोड रेड होगा उसमें हम मेटल वाले वेस्टेज को थ्रो करते हैं। चौथा जो आपका आता है मेटल के बाद है ग्लास, जिसे हिंदी में कहते हैं कांच। अगर कोई ग्लास का वेस्टेज है, कांच का वेस्टेज मटेरियल है तो इसको हम थ्रो करने के लिए ग्रीन, हरे रंग का जो वेस्ट होता है, बिन होता है, हरे रंग के बिन में हम ग्लास वाले वेस्टेज को थ्रो करते हैं। नेक्स्ट है 5 नंबर, ये रिलेटेड होता है आपके फूड से। अगर कोई खाद्य सामग्री है उसका कोई वेस्टेज है तो उसे हम कहाँ थ्रो करेंगे? तो इसके लिए जो हमारे बिन का कलर कोड होता है ब्लैक होता है। नेक्स्ट जो है आपका वो 6 नंबर का आता है। 6 नंबर में है अन्य, जो कोई अदर वेस्टेज है। उस अदर वेस्टेज के लिए जो हमारा कलर कोड होता है स्काई ब्लू। स्काई ब्लू आई थिंक नीचे तक विजुअल होगा, यहाँ तक आप सब लोगों को। फूड के लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लैक और अदर के लिए प्रयोग करते हैं स्काई ब्लू। तो ये आपके परीक्षाओं में काफी ज्यादा इस समय क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसमें भी जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले जो 3 है कि पेपर के लिए कौन सा कलर कोड यूज किया जाएगा। तो पेपर के लिए ब्लू है। प्लास्टिक को हम किस में थ्रो करेंगे? येलो वाले में। तीसरा जो है आपका मेटल, धातु का कोई है अगर वेस्टेज तो उसको रेड डस्टबिन में थ्रो करते हैं। और जो नेक्स्ट होता है ग्लास, ग्लास को हम थ्रो करते हैं ग्रीन, हरे रंग वाले वेस्टेज में। और अगर कोई फूड खाद्य सामग्री है तो उसके लिए हम प्रयोग करते हैं ब्लैक डस्टबिन का। इन सबको छोड़कर अगर कोई अदर वेस्टेज है तो उसके लिए प्रयोग करते हैं स्काई ब्लू का जो डस्टबिन होता है उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। तो ये थे आपके वेस्टेज मटेरियल, उसको हम कैसे मिनिमाइज, कैसे हम उसको कहाँ फेंकते हैं, वेस्टेज के लिए कलर कोड। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाला बटन प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हाँ, यदि आप टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहां से जाकर टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल के बारे में, माप और मापक औजार के बारे में। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में एक नई एनर्जी, नए जोश के साथ। तब तक आप लोग पढ़ते रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय सभी को।